गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम असाइनमेंट कब दीजिएगा? असाइनमेंट। हाँ दे रहे हैं, एक दिन में दे रहे हैं। कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल? $90 degree. 90 डिग्री। Yes, ma'am. मॉर्निंग मैम। यस मैम। ओके, देन हम लोग एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कर सकते हैं। चलो देखिए, आज हम लोग करते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल है और उसके बीच का एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जब हम बात करते हैं तो ग्राफिकली इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक सर्कल हमारा है दिस वन एंड अनदर सर्कल इज लाइक दिस। अब कभी भी दो सर्कल के बीच के एंगल की बात करोगे तो हमेशा क्या होता है कि हम लोग एंगल्स की बात तो कर रहे हैं, बट कभी भी दो कर्व के बीच में एंगल्स की बात करोगे तो कर्व आपको पता है ईच एंड एवरी पॉइंट पे सर्कुलेट होता रहता है, बेंडेड होता है। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल हमेशा हर पॉइंट पे देखोगे तो बेंड कर रहा होता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। और जब भी स्ट्रेट नहीं होगा तो हम लोग एंगल्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे ये सर्कल यहाँ भी बेंड हो रहा है, यहाँ भी बेंड हो रहा है, हर पॉइंट पे बेंड हो रहा है। अब चूंकि हर पॉइंट पे बेंड हो रहा है तो हर पॉइंट पे उसका जो एंगल होगा वो अलग अलग आएगा। तो कभी भी हम कर्व पे एंगल्स की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को एंगल तो निकालना है, दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन फर्स्ट सर्कल एंड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑन सेकंड सर्कल, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ सर्कल कहा जाता है। क्यों, समझिए इस बात को। कभी भी आप कर्व की बात करोगे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, हम मान लो एक कर्व इस पे ऐसे कुछ जा रहा है, तो कभी भी कर्व अगर मूव कर रहा है ना तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करेगा कभी भी, क्योंकि ये हर पॉइंट पे बेंड कर रहा है। ये भले ही स्ट्रेट लाइन है, ये जैसे जा रहा है वैसे ही हमेशा रहेगा, लेकिन जो कर्व है वो हर पॉइंट पे बेंड कर रहा है। तो कर्व के बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन का हेल्प लेना होगा कभी भी। अब एग्जैक्टली वही काम हम लोगों ने यहाँ किया है। एक सर्कल फॉर्मुलेट किया, दूसरा सर्कल है हमारे पास, और इन दोनों सर्कल के बीच का एंगल ढूंढना है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। देन अगर आपको एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकालना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा दोनों सर्कल पे, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल निकालोगे वही हमारा एंगल बिटवीन टू सर्कल्स होगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। देखो अब इसी Yes, चीज ma'am. वर्ड्स में देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। लिख रहा है द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जैसे हम लोगों ने ये ग्राफ जो शो किया था, ये ग्राफ में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां एंगल बन रहा है, और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। देन उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है, दैट एंगल इज द एंगल बिटवीन टू सर्कल। ठीक है, इसी को स्टेटमेंट में हम लोग उसने यहाँ देखा, और उसको ग्राफिकली समझो तो वो वही है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो इफ d is the distance between the two centers of distance between centers of two intersecting circle with radii r1 and r2, and theta is the angle between the circle, then cos theta जो होता है वो ये होता है।
क्या बोल रहा है फिर से देख लेते हैं इसको ग्राफिकली हम लोग। अगर डी क्या है, सपोज इसका सेंटर कुछ यहाँ होगा और ये आप स्ट्रेट लाइन ऐसे करें, इसका सेंटर मान लो ये है, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज डी, इस डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंगल बिटवीन जो ये आपका मिलेगा थीटा, तो एंगल बिटवीन इसी चीज को देखो स्टेटमेंट इस डिस्टेंस को डी बोल रहा है, दिस इज व्हाट r1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, दिस इज व्हाट r2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। तो बता रहा है जो एंगल है हम लोग cos थीटा से मेजर कर रहे हैं इन दिस केस। d अगर डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल है, जो कि ग्राफिकली यहाँ शो किया गया है, देखो d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिग्री, मुझे नहीं पता क्या एंगल है, एंगल का डिग्री नहीं पता, एंगल हम लोग मेजर करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है और d इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन एंड r1 r2 जो है वो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल है, देन एंगल जो होता है उसका हम इस चीज से मेजर करते हैं, दैट इज cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। प्रूफ कैसे हो रहा है, कैसे ये होगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये एंगल होगा दैट इज, इस एंगल को हम मेजर करेंगे बाय cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, r1 रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, r2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल डिवाइडेड बाय 2r1 r2। ये होगा एंगल बिटवीन टू सर्कल्स को मेजर करने का तरीका। और cos थीटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा मैथमेटिकल, जिसको आप cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स करके आप एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। सो अब इसी चीज को हम लोगों को प्रूव करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r1 r2 कैसे आता है, ये प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से, मान लिया यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन टू सर्कल, देखो C1 क्या है, C1 इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, C2 इज द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है P वो पॉइंट है। सो C1 P C2 को एक एंगल मान लिया हम लोगों ने अल्फा, जो हम लोगों को मेजर करना है, ठीक है। C1 P C2 C1 P C2 हमें मेजर नहीं करना, बट C1 P C2 एक एंगल बना रहा है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल, इन दोनों सेंटर के बीच और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। सो C1 P C2 इज अल्फा। दूसरा देखो C1 PB, सो C1 यहाँ से लीजिए, P यहाँ से लीजिए और B ये है। B कहाँ से आया है, ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया था ना ऑन फर्स्ट सर्कल, वो यहाँ पे हम मैच करा ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ C1 PB, और आपको पता है C1 से जो लाइन आप परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे दैट इज ऑलवेज नॉर्मल। पता है, आपने पढ़ा अभी किसी ने बताया था ना, ये टेंजेंट होता है और ये सेंटर से जो उस पे लाइन जाता है टेंजेंट पे, दैट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। पता है ये, बताओ। यस मैम। सो ये C1 से जो लाइन जाएगा इस टेंजेंट पे, ये P टेंजेंट को हम लोगों ने यहाँ बढ़ाकर B तक ले आया। सो C1 PB जो होगा दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, क्योंकि आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल इज 90 डिग्री। सो C1 PB इज 90 डिग्री। अब इसी तरह इस सर्कल के लिए हम लोग टेंजेंट जैसे बनाया, वैसे ही दूसरे सर्कल के लिए भी टेंजेंट है हमारा PA। सो PA यहाँ से अगर हम एंगल देखें तो C2 PA जो होगा, सॉरी ये गलती से B लिखा गया है, ये C2 PA होगा। सो C2 PA जो दूसरा एंगल है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि वो भी है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो फिर से इसी चीज को हम लोग फिर से थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं। एंगल बिटवीन सेंटर C1 PC2 जो है दैट इज अल्फा। आपको इस अल्फा को हम लोग लिख रहे हैं देखो ये यहाँ से लेके C1 से P C2 ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, तो दैट इज अल्फा आपने यहाँ लिखा था। अब देखो इसको हम लोग अल्फा को लिख रहे हैं कैसे,
दो टर्म के एंगल के सम के फॉर्म में लिख रहे हैं। दैट मीन्स C1PB ये यहां से लेके यहां तक का एंगल एक बार ले लिया, C1 से PB तक का, ठीक है। ये एंगल हम लोगों ने ले लिया C1PB तक का। और दूसरी बार क्या कर रहे हैं, C2PA का एंगल ले लिया, ये दोनों एंगल को सम कर दिया। देखो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया, दोनों एंगल को सम कर दिया। अब इस दोनों सम में आपको दिख रहा होगा कि APB वाला जो एरिया है ना वो 2 बार सम हो गया है ना। सो APB वाला जो एरिया है हम एक बार घटा देते हैं, तो जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एंगल आएगा, वो सिर्फ अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस एंगल को सम कर दिया, दूसरे एंगल को भी सम कर दिया, माइनस कर दिया एंगल APB, ठीक है। अब देखो ये पता है आपको, दिस इज π/2, दिस इज π/2, तो सम ऑफ π/2 π/2, एंड दिस इज व्हाट, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था थीटा से, जो एंगल बिटवीन टू सर्कल है, दिस पोर्शन, दिस इज थीटा। तो इसमें हम लोगों ने ये पोर्शन घटा दिया। अब π/2 ऐड करो, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। लेकिन हम लोगों को अल्फा एंगल तो निकालना नहीं है, हम लोगों को निकालना क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और वो टेंजेंट इधर से AP गया है और इधर से PB आया है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू थीटा आ जा रहा है, इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये लिख दिया, ठीक है। हम इतना कर सकते हैं। अब इसी पाई बाय थीटा को, इसी थीटा एंगल का हम लोगों को वैल्यू चाहिए। देखो थीटा एंगल का वैल्यू आप इधर कॉस, इधर टैन, इधर साइन, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कोई एक रूल लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग ना वाई जो जनरली यूज करते हैं वो यहाँ कॉस थीटा के टर्म में लिया गया है। अब देखो कॉस थीटा अगर हम कॉस थीटा की बात करें, अगर कोसाइन रूल ले रहे हैं तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू होता है, हम लोग कॉस अल्फा के हेल्प से यहाँ पे एंगल निकाल रहे हैं। आप चाहे तो टैन कॉट जो भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जनरली जो आंसर दिया रहेगा वो आंसर कॉस के फॉर्म में दिया रहता है। तो कॉस अल्फा अगर हम इसी एंगल की बात करें तो यहाँ कॉस थीटा के अकॉर्डिंग अगर चले तो कॉस थीटा, देखो यहाँ पे अल्फा टर्म आपका क्या था, एंगल की बात कर रहे थे आप, C1P/C2 की बात कर रहे थे, और वही एंगल जो बोल रहे हैं वो अल्फा को ले रहे हैं। तो अल्फा एंगल जो है इसी पे हम लोग कॉस थीटा का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये रूल के अकॉर्डिंग कॉस अल्फा का वैल्यू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। ये हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, ये एंगल के बेसिस पे जो आता है। अब कोसाइन रूल से के अकॉर्डिंग ये टर्म आ जाता है, और अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय माइनस थीटा, बिकॉज अभी जब हमने प्रूव किया था कॉस अल्फा, दिस टर्म अल्फा इज इक्वल थीटा। सो इसी चीज को हम लोगों ने अल्फा को लिख दिया पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म। एंड कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा मैम। नेगेटिव मैम। हाँ, सिंपली हम लोगों ने कॉस पाई माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा कर दिया। माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म, देन कॉस थीटा का पॉजिटिव टर्म ले लो, माइनस साइन इधर कर दो। जब माइनस साइन इधर करोगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म मैम आ जाता है। मैम हाँ, बोलिए। ये टर्म कहाँ से आया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 2R1 R2, ये वाला ये टर्म, कैसे है? ये टर्म, ये वही बोल रहा है ना, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। जैसे देखो एंगल बिटवीन क्या कहा जाए, देखो यहाँ ये जो टर्म होता है ना C1P/C2, सेंटर्स की बात जब करोगे, सेंटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, तो ये हमेशा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है।
नो फॉर ऑर्थोगोनलिटी ये जो रूल है ये फिर बोले तो ये पहले ही पढ़ना था आपको, ये वाला इस फंक्शन की बात कर रहे हैं आप, cos अल्फा इज इक्वल टू दिस टर्म। यस मैम, यस मैम। हाँ तो ये पहले ही पढ़ना था आपको, ये हम लोगों को अभी ये कोसाइन रूल से हम लोग इसी को डिफाइन करते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r1 r2, और इसी चीज का यूज फर्दर कर रहा है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्म से आपका और सर्कल वाला फॉर्म से आ जाता है। अब इसी के बेसिस पे cos थीटा ये आता है। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल पता है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल पता है, देन आप एंगल बिटवीन टू सर्कल्स निकाल सकते हैं। इसको अप्लाई करके देखो तो एक क्वेश्चन पे, सपोज हमारा d इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 6, अगर 5 रख लो, एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज मान लो 3 है, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड cos थीटा। देखो तो क्या आता है, मैम, हाँ मैम हाँ बोलिए। वो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर था मैम। नहीं नहीं उल्टा है, d स्क्वायर माइनस r1 r2 स्क्वायर है, cos थीटा का एंगल ना ये है। यस मैम आंसर होगा मैम थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 11/5 33/15 11 बाई ठीक 5 5। ओके यस क्योंकि हमारे पास एक कोई वैसा एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं रहा है तो हम एंगल नहीं बता सकते, बट एक टर्म में बता सकते हैं, है ना। तो अगर सर्कल देखो, दो सर्कल पता है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, देन एंगल अगर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक टर्म इसी में अगर मान लो, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर ये एंगल सपोज 0 हो, एंगल 0 हो, अगर cos थीटा का एंगल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, थीटा है ही नहीं। यस मैम अगर cos 0 हो जाएगा इसका मतलब आप देखो ये cos थीटा से cos 0 का वैल्यू कितना होता है, π/2 नो π/2, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 1 0 मैम 0 1 होता है मैम। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 में cos अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मींस इन दैट केस 2r1 r2 इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यस मैम। ये 1 हो गया तो ये पोर्शन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस वैल्यू को 1 लिख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2r1 r2 इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि दो सर्कल के बीच में एंगल बन रहा है या नहीं, एंगल है भी या नहीं। आप ये देख सकते हैं, अगर 2r1 r2 इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर आ जाता है, दैट मीन्स the two circles are not going to intersect each other. Is it or not? बताओ, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2r1 टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अगर cos थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो थीटा 90 डिग्री पे cos का वैल्यू कितना होता है, 0। 0 0 यस मैम।
सो अगर ये cos 0 हो जाएगा तो आपका ये तो जो डी टर्म आप स्क्वायर क्रॉस माइनस आर वन मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस करेंगे, आर टू स्क्वायर इक्वल टू 0। जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2r1 r2 ये टर्म आपका इधर आ गया, दैट इज 2r1 r2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। सो 0 into this term is equal to t square minus r1 square minus r2 square, और इन दैट केस यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर ये कंडीशन दिख जाता है देन उन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल के बीच में। और अगर टू इंटरसेक्टिंग यस मैम। के बीच में ये कैसे वैलिड है ये भी आप देख सकते हैं। सर्किल में आ जाओ वापस से, देखो यहाँ पे अगर C1P ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का स्क्वायर, दिस टर्म का स्क्वायर C1P का स्क्वायर प्लस PC2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू C1C2, C1C2 को ही D बोल रहे हैं आप। तो इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर इस टर्म के स्क्वायर के बराबर कब होता है? जब इनका एंगल जो है 90 डिग्री होगा 90 डिग्री होता है ना। तो आप इस चीज को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 90 डिग्री है तो आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं एंगल 90 डिग्री अगर है तो रिलेशन ये होगा, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आपका जो सिंपली cos थीटा के टर्म में लिखते हैं वो एक सिंपली थीटा के टर्म में आप ये लिख दीजिए, या फिर अगर 0 डिग्री होगा then 2r1 r2 is equal to d square minus r1 square minus r2 square, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है ना ये? मैम। हाँ बोलिए। मैम इसको बता देना अच्छे से कैसे कहाँ से लाए मैम, डी स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर माइनस आर। अच्छा ठीक है, ये हम बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये सिंपली रूल है ट्रिगोनोमेट्रिक का जो आप पढ़ते हैं ना एंगल वाला, उससे ये आ जाता है ये जो टर्म है, इसीलिए मैंने बस सिंपल टर्म में लिख दिया है। इन दिस बता दीजिए ना मैम। कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बट एग्जैक्टली आपको वो क्यों और कैसे वो फिर उसका अलग प्रूफ है। बता दीजिए। हम लोग सिर्फ उस टर्म को यहाँ यूज कर रहे हैं, इस कोसाइन रूल का मैम इसको हम लोग बस उसको यहाँ यूज याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं सिर्फ इसको। याद कर लो तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों को उसका प्रूफ पढ़ना नहीं है ना, हम लोगों को इस रूल का बस यूज करके ये रिलेशन डिड्यूस करना है। फार्मूला सिर्फ यूज करना है। हाँ, जो यहाँ यूज कर रहे हैं उसका रिलेशन डिड्यूस करके ये बस यूज कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम लोगों को फर्दर इसका रिलेशन, क्योंकि कभी कभी होता है मैग्नीट्यूड के टर्म में रिलेशन, आपको r1 r2 के टर्म में रिलेशन दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको सॉल्व करके बस एंगल बताना है, तो उस केस में बस आपको इसको अप्लाई करना है। इसका प्रूफ पढ़ना हमारे मतलब जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें वो है नहीं। आपको बताने में उसका प्रूफ बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ आपको इस रिजल्ट को यूज करना है इसमें, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट डाल दिया बाय कोसाइन रूल, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्दर इसका डिडक्शन ऐसा होगा, ठीक है। इसलिए बस हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, उसका हम लोगों को वो सारा डिडक्शन कैसे आया क्या है वो अपने आप में एक फिर अलग लेंदी प्रूफ है, तो वो भी कर सकते हैं, बट वो हमारे काम का फिलहाल यहाँ नहीं है, बिकॉज हम लोगों को जानना जो है वो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जानना है, ठीक है। यस। और ये ग्राफ अगर हो तो ये ग्राफ अच्छे से ध्यान से एकदम क्लियर करके समझ लो, ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ग्राफ के बेसिस पे ही हम लोगों ने सारा कुछ वो अरेंज और रीअरेंज किया है। इसको चाहो तो अलग से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक अगर देखें तो हमारा सेंटर के बीच में जो सर्कल्स बन रहा है, सॉरी दो सेंटर के बीच का एंगल, ये डिस्टेंस, फिर आप टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट का जो पॉइंट आ रहा है वो ए बी, तो इससे ये एंगल कौन सा हुआ, थीटा एंगल हुआ, ये जो है वो 90 डिग्री है, ये पोर्शन जो है वो 90 डिग्री है,
और ये ओवरऑल जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज अल्फा। सो ये यहाँ पे क्लियर कर रखना है आपको। ये टेंजेंट आया, इन टेंजेंट के बीच का एंगल, इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये यहाँ से देखो सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ये आपका A है और ये B है। तो एंगल बिटवीन जो टेंजेंट और यहाँ तक आ रहा है दैट मीन्स दिस टर्म, दिस इज व्हाट π/2। ये जो एंगल है ये π/2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल आ रहा है ये फिर से π/2 को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल का एंगल है। और ये पूरा जो टर्म है आप उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज बस क्लियर कर रखो। ये अगर क्लियर रखा ना तो आपका कभी भी उस पोर्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर ये इसी, अब इसके बाद जो है हम लोगों को जो आगे इसी का डिडक्शन है, कभी भी जब एंगल जो है, इसके बाद हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट डिड्यूस किया है ना, इससे 90 डिग्री वाला एंगल, यही एंगल का जब 90 डिग्री, दो सर्कल्स के बीच का जो एंगल होगा अगर वो 90 डिग्री होता है then that circles are orthogonal to each other। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है देन वो कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ऑर्थोगोनल है तो वो 90 डिग्री होगा। तो इसका और भी फर्दर प्रूफ हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट है ये आपका 50% आइडिया आपको दे देता है कि जब भी दो सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल 90 डिग्री कहने का मतलब वही दोनों के टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तब आपका ये रिलेशन आएगा। मतलब इन दैट केस आपको ये पहले से पता होगा कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होगा। और इसी को हम लोगों को ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यही है कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स का दैट इज ऑलवेज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये होगा। अगर ऐसा है then the two circles are said to be orthogonal to each other। लाइक आपका सर्कल अगर है, एक सर्कल आपने ये बनाया, एक सर्कल हमारा ये है, दूसरा सर्कल ये है, और ये जो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया इस पे, दिस टेंजेंट, एंड ये जो टेंजेंट आया ये दोनों, अगर इसका एंगल जो है 90 डिग्री हो जाता है और ये 90 डिग्री होगा तो ये हमेशा सेंटर पे लाई करेगा C1 और ये भी सेंटर पे लाई करेगा C2। कभी भी अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री अगर है then the two circles are said to be orthogonal to each other। अगर ये 90, हाँ बोलिए मैम, इसमें एंगल निकालना है ना मैम। की आवाज कम आ रही है। मैम बोले ना कि इसमें एंगल निकालना है, इसमें एंगल निकालना है ना मैम। हाँ एंगल ही बात कर रहे हैं। मैम डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि दोनों इंटरसेक्ट करें और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। मैम इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते मैम। कैसे? मतलब इसको परपेंडिकुलर लाइन खींच देते मैम, वो उसके बाद जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं। R2 दिया हुआ और d/2 करके हो जाना, और इसका R1 दिया हुआ है तो इसका हाइट निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला को इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला से भी होगा। और सिंपली देखो, कभी भी अभी हम लोगों ने जो हम लोग पढ़े हैं बस उससे रिलेट एक बार करके देखिए। कभी भी दो सर्कल के बीच का एंगल क्या होगा? उसके टेंजेंट्स के बीच का एंगल। और टेंजेंट्स आप कैसे बनाए? इस पे जो ये टर्म ड्रॉ किए इस पॉइंट पे, वही टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। और जो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है अगर ऑर्थोगोनल है तो वही टेंजेंट उसका नॉर्मल हो जाता है। ये जो इसका टेंजेंट जो होगा वो इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा।
ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर सर्कल C1 के लिए वही नॉर्मल है, और यही चीज ये टेंजेंट जो आप इसके लिए ड्रॉ किए हैं वो दूसरे सर्कल के लिए नॉर्मल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ 90 डिग्री एंगल लग गया, तो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो यहाँ आ ही सकता है ना, उसी फॉर्मूला से आप 90 डिग्री एंगल बस कर वही रहे हैं हम लोग। आप उसको देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के टर्म में, हम उसको सर्कल के फॉर्म में बता रहे हैं। यस मैम। ठीक है, हम लोग अप्लाई वही कर रहे हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो पता है आपको, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म, वही हुआ ना। तो यही चीज हम लोग फिर प्रूफ करेंगे आगे फर्दर, इसका क्या है टर्म, कैसे आया है वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वाला। लेकिन उसमें एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट हम यहीं से देख रहे हैं कि वो मोर और लेस आपको बता दे रहा है कि एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जो है वो 90 डिग्री होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक ये दिया है कि 90 डिग्री एंगल अगर दे देता है, अगर किसी सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, देन हम उसको डिफाइन करते हैं एज अ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल टर्म का मतलब ही कहीं भी अगर डिफाइन हो, नॉट इन सर्कल, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, कहीं भी अगर ऑर्थोगोनल वर्ड बोलता है, दैट मीन्स ये हमेशा मान लो कि जो जिसके बीच भी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन की बात कर रहा है वो हमें दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर है देन 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। कभी भी मैट्रिक्स के मैम हाँ बोलिए। मैम, अगर जैसे जैसे एक सर्कल मेरा छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, तो उसमें तो एक का रेडियस ज्यादा हो जाएगा, एक का रेडियस कम हो जाएगा, तो उसमें कैसे डिस्टेंस? डिस्टेंस ये 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहा है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा हो, जैसे आप मानते हो ना, जैसे मान लीजिए ये अगर एंगल है, देखो यहाँ पे आपको फिगर में ही दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये एंगल ले रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ये ट्रायंगल वाला आप समझ लो। ये बेस है, मान लो ये 5 यूनिट है, ये आपको लार्जर दिख रहा है इधर का, ये बेस जो है वो कम दिख रहा है, मान लो 4 है, तो इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो अंडर रूट करोगे या फिर जो टर्म आएगा वो ये होगा। तो 9 एंगल छोटा हो बड़ा हो, सॉरी दोनों सर्कल डिफरेंट रेडियस का भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर 90 डिग्री एंगल यहाँ बन गया, देन ये this sum of this square of sum of this term, square of this term plus square of this term is equal to this term का स्क्वायर, हमेशा वो वैलिड है। अगर एंगल 90 डिग्री है तब, 90 डिग्री एंगल नहीं है तब वो कभी भी वैलिड नहीं है। और ये हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से जानते हैं, है ना, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में वो सब जो पढ़ा था उसी से हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली पता है दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो अगर पूरा टर्म चाहिए 41। हाँ, बस वही चीज हम लोगों को करना है। और 90 डिग्री एंगल डिफाइंड है, दैट मीन्स इतना होगा ही, बस ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। और ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब दिमाग में रखिए, कभी भी ऑर्थोगोनल वर्ड बोलता है, ऑर्थोगोनल वर्ड बोल दिया दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है कभी भी। और अगर ऑर्थोगोनल ऐसा बोल रहा है जहां एंगल आप नहीं जानते हैं, इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर होगा। कभी भी एक्स एक्सिस पे अगर एक चीज लाई कर रहा है तो दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तभी वो ऑर्थोगोनल वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो ऑर्थोगोनल वर्ड का सिग्निफिकेंस, ऑर्थोगोनल वर्ड का सिग्निफिकेंस ही यही है कि वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अगर वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है देन ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कभी भी, आइदर वो एंगल हो, ट्रायंगल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस इज ऑर्थोगोनल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज ऑर्थोगोनल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे हर केस में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हर केस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। यस मैम। चलो अब अटेंडेंस, यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग ऑर्थोगोनल सर्किल ही डिस्कस करेंगे। यहाँ
क्योंकि ऑर्थोगोनल पढ़ने के लिए आपको एंगल बिटवीन टू सर्कल्स जानना था, इसलिए मैंने पहले एंगल ऑफ टू सर्कल्स बता दिया। देन हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल किसको बोलेंगे, ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके मैम। मैम एक डाउट और था।